नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में सत्ता सेना झामुमो के 13वें महाधिवेशन राजधानी रांची में शिबू सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में बने बाबा साहेब अम्बेडकर प्रांगण में झारखंड समेत ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से 4000 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस महाअधिवेशन में बड़ा फैसला लिया गया। अधिवेशन में झामुमो में पार्टी संविधान बदलकर संस्थापक संरक्षक का नया पद बनाया गया और शिबू सोरेन जीएमएम का संस्थापक संरक्षक बनाया गया, जबकि केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में हेमंत सोरेन को नियुक्त किया गया। गौरतलब है कि इस 2 दिवसीय महाधिवेशन में पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविधान संशोधन, संगठनात्मक मजबूती के साथ राजनीति प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति से लेकर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के विषय में और कई पहलुओं पर चर्चा की। तो वहीं झारखंड आंदोलन, दिशोम गुरुजी के संघर्ष और झामुमो की भूमिका को याद करते हुए कहा कि राज्य ने कभी हार नहीं मानी और जनता के आशीर्वाद से झामुमो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी। बोकारो में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार की सदस्य और पूर्व रांची की मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा बोकारो दौरे पर आई। बोकारो परिषद में पत्रकारों से खास बातचीत की। बातचीत में बताया कि बोकारो में अनुसूचित जनजाति आयोग के पास बोकारो के कई महत्वपूर्ण विषय सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। भारत सरकार की इकाई बोकारो स्टील प्लांट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में काम करने वाले लोगों को लेबर एक्ट के अनुसार पैसे तो उनके खाते में दिए जाते हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा उस पैसे में से आधे पैसे ले भी लिए जाते हैं। ये बातें आयोग के सामने आई हैं। वैसे भी सफाई कर्मी हैं जिनको भारत सरकार के मापदंड के अनुसार भुगतान या पैसे में वृद्धि नहीं की जा रही है। ये भी बातें आयोग के सामने आई हैं। आयोग द्वारा सेल के अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं बोकारो में आदिवासियों ट्राइबल सोसाइटी होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है। ट्राइबल सोसाइटी होता तो आदिवासियों का विकास होता। यह विषय भी आयोग के पास आया है। भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य ने जहां राज्य की सरकार को घेरा, वहीं माना कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन का भी जिलाधिकारियों के द्वारा बंदरबांट किया जा रहा है। यहाँ के मूल वासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार की सदस्य की माने तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर सरना स्थल के लिए हो या फिर जौहरगढ़ का हो, बनाने के लिए एनओसी नहीं दिया जा रहा है। जो यहाँ जॉब करने वाले व्यक्ति हैं उनका प्रमोशन है, ग्रेजुटी है और अनुकंपा का मामला है या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इन सब विषय को भी लोग ने उठाया है। जो 4th ग्रेड का कर्मचारी है और लेबर कैटेगरी का व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम तो लेते हैं, लेकिन सेल उनको पूरा पैसा देती है और उनके खाते पर पूरा पैसा चला जाता है लेबर के खाते में। लेकिन जब बाद में बात आती है तो लेबर से वापस पैसा, आधा पैसा मांग लिया जाता है और कोई कोई लेबर को तो 5 दिन का काम करा करके छोड़ दिया जाता है। सिर्फ काम लेते हैं, उनको पैसा नहीं दिया जाता। ये विषय सामने आया। साथ लेवल सोसाइटी होना चाहिए। यहाँ अलग अलग तरह का ट्राइब है, उरांव है, मुंडा है, वो है, कड़िया है, संथाल समाज सबसे ज़्यादा है। झारखंड के गढ़वा में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। गढ़वा थाना क्षेत्र के उड़सुग्गी गांव में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 4 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी बच्चे खेलने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान गांव के समीप गड्ढे में भरे पानी में वे नहाने चले गए। गड्ढा गहरा होने के कारण वे सभी उसमें डूब गए। जब तक गाँव वालों को इसकी जानकारी मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बच्चों के शव को पानी से निकाला और तुरंत सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हर आंख नम है।
बात करेंगे बिहार की। आरजेडी कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई। दिल्ली में मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक हुई। यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर संपन्न हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जो भी बातें हैं मिलकर बैठकर तय कर लेंगे। जब पत्रकारों ने उनसे मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सवाल किया तो तेजस्वी ने जवाब दिया, बातचीत से सब फाइनल होगा, आप लोग चिंता न करें। वहीं सीट बंटवारे पर पूछे गए सवाल को तेजस्वी ने टालते हुए कहा कि इस बार बिहार में उनकी सरकार बनना तय है। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। वहीं राजद की तरफ से तेजस्वी यादव के साथ सांसद मनोज झा और संजय यादव भी बैठक में शामिल हुए। बिहार कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भी बैठक में हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि प्रदेश प्रभारी बनने के बाद यह कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी यादव की पहली मुलाकात थी। इससे पहले 6 अप्रैल को राजेश राम ने राबड़ी आवास पर जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सभी ने एक साथ बैठकर सकारात्मक चर्चा की है। 17 तारीख को पटना में हम अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ फिर से बैठक करेंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने राज्य और केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 20 साल से बिहार में सरकार है और 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है। इनकी नाकामी का नतीजा है कि आज भी बिहार सबसे गरीब है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और सबसे ज्यादा पलायन यहीं से होता है। इस बार मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एनडीए से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। पटना के बापू सभागार में आयोजित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह और पार्टी के संकल्प महासम्मेलन के मंच से पारस ने साफ शब्दों में कहा, अब उनकी पार्टी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से कोई संबंध नहीं रहेगा। इस दौरान मंच पर मौजूद पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने भी अपने बयान से सियासी हलचल बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद की सच्चाई वह समय आने पर सबके सामने उजागर करेंगे। सूरजभान सिंह ने कहा कि इस परिवार में जो टूट फूट है वो पारस जी और राजकुमार ही बेहतर बता सकते हैं। हम तो बस तमाशबीन हैं, जेडीयू और बीजेपी वाले ज्यादा जानते होंगे। वहीं पशुपति पारस ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी अब बिहार में एक नए राजनीतिक समीकरण की ओर बढ़ेगी। राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत किया जाएगा। चुनाव के वक्त जो गठबंधन उचित सम्मान देगा उसी के साथ जाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं आज खुले मंच से ऐलान करता हूं, अब हमारा एनडीए से कोई नाता नहीं है। हम एक नया बिहार बनाएंगे। समय आने पर फैसला लेंगे कि किस गठबंधन के साथ जाना है। की सरकार है। शिक्षा व्यवस्था बिहार में किसी काम का चीज नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है। और ये सरकार में आप देखे होइएगा कि आज तक कोई भी कल कारखाना का निर्माण नहीं हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, किसी में भी बिना भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं होता है। तो साथियों, हमारी मांग है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो देश के सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे, आज हम लोगों के बीच में नहीं है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं कि उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार की एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। भाजपा बिहार के मीडिया प्रमुख दानिश इकबाल ने रविवार को पटना कोतवाली थाने में कन्हैया कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। दानिश इकबाल ने अपने आवेदन में आरोप लगाया कि कन्हैया कुमार ने 11 अप्रैल को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री को संघी और आरएसएस को आतंकवादी बताते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह टिप्पणी न सिर्फ प्रधानमंत्री की गरिमा का अपमान है बल्कि करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को भी
ठेस पहुंचाने वाली है। दानिश इकबाल का कहना है कि यह बयान देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कन्हैया कुमार के खिलाफ आईपीसी की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। चुनाव से पहले बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है। एक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खुद को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि अब बिहार में कोई भी पार्टी भीड़ जुटाने के लिए उनके नाम का सहारा ले रही है। वहीं दूसरी ओर सीट बंटवारे और गठबंधन में हिस्सेदारी को लेकर मांझी की नाराजगी खुलकर सामने आई है। पूर्णिया में प्रशांत किशोर की रैली को लेकर जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अब बिहार में किसी पार्टी को भीड़ लाने के लिए मेरा नाम बेचना पड़ता है, लोगों को झूठ बोलकर लाया जाता है, यह हमारी ताकत का सबूत है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिया की महिलाओं को झूठ बोलकर रैली में लाया गया था, जो उनकी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। वहीं मांझी ने सीट बंटवारे और 20 सूत्री कमेटी को लेकर भी नाराजगी जताई। मांझी ने कहा कि हाल ही में बनी 20 सूत्री कमेटियों में हमारे नेताओं को जगह नहीं दी गई। प्रखंड स्तर पर भी बीजेपी और जेडीयू ने आपस में सीटें बांट ली। मांझी ने कहा कि हम 20 विधायक चाहते हैं और इसके लिए 35 से 40 सीट चाहिए। अंतिम फैसला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे, लेकिन उन पर दबाव बनाया जाना चाहिए। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिमों का विरोध जारी है। मुस्लिम बहुल किशनगंज में सोमवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पीएम मोदी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खून से पीएम मोदी होली खेलना चाहते हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद बीजेपी 288 सीटों पर पहुंची, इसलिए वो समझ रही है कि अच्छा काम करने से वो नहीं जीतेगी। और मोदी जब से बैठा है तो मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहता है। अब आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद 288 पर बीजेपी पहुंची। बीजेपी ने समझ लिया कि हम कोई अच्छा काम करके फांसी नहीं कर सकते। 2002 में एक मनसूबाबंद तरीके से रोजगार में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई। मां के सामने उस बेटी की आबरू को तार किया गया। बाप के सामने वो बेटे के सीने पर गोली चलाई गई। दूध पीते बच्चों को आग के अंगारों के हवाले किया गया। बेटे की आबरू, ये बहन बेटे जो आज जिंदा है, खून के आंसू रोती है। कुत्तों ने भी कुत्तिया से वो शराब नहीं की है जो वहां के कुत्तों ने मेरी बहन बेटे के साथ किया है। एक नहीं 10 लोगों ने इसके खिलाफ किया है। भागलपुर के पुरानी हॉल्ट के पास वंदे भारत ट्रेन में कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिसको लेकर मालदा डिवीजन में हलचल मच गई है। यह घटना पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हो चुका है। इस मामले को लेकर मालदा डिवीजन के DRM मनीष कुमार गुप्ता ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस भागलपुर से हावड़ा के लिए चलती है। पुरानी हाट के पास यह घटना हुई है, जो कोच C2 सीट नंबर 53 और 54 का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ है। इस ट्रेन पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया। वहीं GRP पुलिस लोकेशन पर जाकर वहां के लोगों से पूछताछ भी कर रही है और ट्रेन और आसपास के लगे CCTV कैमरे को भी खंगाल रही है। वहीं उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि भारतीय रेल की संपत्ति सरकार की संपत्ति है, उसे सुरक्षित रखना भारतीय नागरिक का कर्तव्य होता है, इसमें अपना भरपूर सहयोग दें। पूर्व रेलवे की और मालदा डिवीजन की एक बहुत प्रेस्टिजियस ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस 22310, जो भागलपुर से हावड़ा के लिए चलती है। यह शाम को 15:05 पे भागलपुर से निकलती है। दिनांक 14 तारीख को हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली कि हाट पुरानी हॉल्ट, जो कि भागलपुर के नज़दीक है, उसमें इस ट्रेन पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया। और जैसे हमें खबर मिली है कि कोच C2 के सीट नंबर 53-54 पर जो शीशा था वो थोड़ा सा उससे डैमेज हो गया।
सहरसा के बेहरा थाना क्षेत्र के रउआ गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद में बदमाशों ने जमकर गोलीबारी की। गोलीबारी की इस घटना में गोली लगने से एक पक्ष के 70 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक और 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गाँव के ही वरुण झा नामक व्यक्ति और पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक ताराकांत झा के बीच 2 कट्टा 6 धुर जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चलता आ रहा था, जिसके बाद सामाजिक स्तर से पंचायत कर यह फैसला लिया गया। जिसके पास जमीन के सही कागजात होंगे, जमीन उसकी होगी। आरोप है कि इस बीच वरुण झा ने फर्जी तरीके से उक्त जमीन की रजिस्ट्री करा ली और रिटायर्ड शिक्षक पर दबाव बना रहा था। इसी कड़ी में आज वरुण झा ने रिटायर्ड शिक्षक के घर में घुसकर गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली रिटायर्ड शिक्षक ताराकांत झा के पैर में लगी, जबकि दूसरी गोली बुजुर्ग महिला अहिल्या देवी के पैर में लग गई। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी व्यक्ति वरुण झा को हिरासत में ले लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। सर, यही जमीनी विवाद चल रही थी काफ़ी दिनों से, मतलब जो है सो उसके बाद 5 गाँव का 6 गाँव का पंच आया बैठने के लिए भगवती स्थान रहुआ में। उसमें निर्णय लिया गया कि जिसका पेपर होगा उसका ज़मीन होगा। वो फौर्जरी ज़मीन मतलब रजिस्ट्री करवा लिया फौर्जरी तरीका से। हाँ, झड़प किया, इसे बहस किया और अपने पत्नी को बोला कि तुम वहाँ से बंदूक लेके आओ। उसकी पत्नी बंदूक लेके आई। वो था वरुण झा, वरुण झा की पत्नी और वरुण झा का ससुर था। वो जो है सो तीनों मिल के जो है वरुण झा गोली चलाए। कितना राउंड फायरिंग? वहाँ पे तो 6-7 राउंड फायरिंग किया, जिसमें कि 2 आदमी को लगा। किनको लगा? एक मेरे पिताजी को, एक मेरे चाची को। प्यार जब परवान चढ़ता है तो न जात देखता है न समाज की बंदिशें मानता है। एक ऐसा ही कुछ हुआ भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र में, जहां सुपौल के रहने वाले एक युवक ने अपनी भाभी की सगी बहन से प्रेम विवाह कर लिया। दरअसल मधुरपुरा गांव की रहने वाली मुस्कान कुमारी और सुपौल जिले के सुनील कुमार के बीच पिछले 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहराता गया, दोनों ने जीवन भर साथ रहने का फैसला लिया, लेकिन परिवार वालों की मंजूरी नहीं मिल पाने के कारण दोनों ने 9 अप्रैल को घर से भागने का फैसला लिया। जिसके बाद प्रेमी सुनील सुपौल से सीधा भागलपुर पहुंचे और वहीं से मुस्कान के साथ फरार हो गए। प्रेमी ने शादी रचाकर मुस्कान को अपने घर सुपौल ले गए। वहीं लड़की के परिवार वालों ने स्थानीय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और खोजबीन शुरू कर दी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार दोनों की शादी की खबर लड़की के परिवार वालों तक पहुंची। इसके बाद दोनों परिवारों ने आपसी समझौते के बाद रिश्ते को मंजूरी दी। मधुरपुरा मार्केट स्थित मां काली मंदिर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर के समक्ष दोनों ने 7 फेरे लिए और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाईं। भीमराव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर दोनों साक्षी थे, खुशी थे, दोनों को शादी करवाया गया। लड़का का क्या नाम है? सुनील कुमार। और लड़की का क्या नाम है? कानून का संविधान लिखा, उनके पक्ष में संविधान को मानते हैं। आप अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 79वें महाधिवेशन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम नरदहा में कुर्मी समाज के सामाजिक भवन हेतु 50 लाख रुपए की घोषणा की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी और प्रदेश की महान विभूतियों के छायाचित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने महाधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि कुर्मी समाज एक पश्चिमी और आत्मनिर्भर समाज है, जो परंपरागत रूप से खेती किसानी से जुड़ा हुआ है और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत किए गए वायदों में से अधिकांश वायदे हमारी सरकार द्वारा अल्पकाल में ही पूर्ण किए जा चुके हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल पंचायत दिवस से नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड की
10-10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए MOU किया गया। इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। वे अपने खाते से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे, अपने खाते से किसी अन्य के खाते में पैसे भेज सकेंगे, बिजली पानी बिल का भुगतान कर सकेंगे तथा पेंशन बीमा जैसी अनेक सुविधाओं का भी लाभ अपनी पंचायती में ही ले सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। मोदी की गारंटी की एक और गारंटी पूरी करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा शुरू करने का वादा किया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। रायपुर में 50 से अधिक गायों की मौत हो गई। राजधानी रायपुर से लगे उरला के समीप ग्राम कन्हैरा में 50 से अधिक गायों की मौत होने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशील शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गाय और गोबर जैसे विषयों पर केवल राजनीति करती है। इन गायों की मौत साय सरकार की लापरवाही के कारण हुई है। सरकारी अमला सजग होता तो इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौतें नहीं होती। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद यह छठवीं घटना है जब इतनी बड़ी संख्या में गाय बेमौत मर रही हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद से प्रदेश में गौवंशी पशु बदहाल हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना को बंद करके गौवंशी पशुओं को सड़क पर बेमौत मरने छोड़ दिया गया है, जिसके चलते एक तरफ जहां किसान खुली चराई से परेशान हैं, वहीं सड़कों में दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। गौ अभयारण्य के नाम पर केवल वाहवाही लूटी जा रही है, धरातल पर कुछ नहीं है। भाजपा की सरकार में गाय भैंस के साथ जनता भी सड़कों पर बेमौत मरने को मजबूर है। बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान की सियासत में मंगलवार की सुबह हलचल भरी रही जब ईडी की टीम ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के जयपुर स्थित घर पर छापेमारी की। यह कार्रवाई जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में स्थित उनके निवास पर की गई, जो राजधानी का बेहद वीआईपी इलाका माना जाता है। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम सुबह सुबह पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। प्रताप सिंह अपने बड़े भाई करण सिंह खाचरियावास के साथ इसी मकान में रहते हैं। ईडी छापेमारी को लेकर कांग्रेस से खेमे में खलबली मच गई है। जैसे ही रेड की खबर फैली, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा घर के बाहर लग गया। सोशल मीडिया पर भी इस कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया तो कुछ ने जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और आवास के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।